नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू ने बिल गेट्स का कल स्वागत किया और एक आईटी हब बना रहे हैं चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के अंदर। जैसे हैदराबाद के अंदर हाईटेक सिटी उन्होंने बनाई थी, वैसे ही आंध्र प्रदेश के अंदर आंध्र प्रदेश की नई राजधानी में बना रहे हैं। लेकिन एक मोड़ ऐसा आया कि बिल गेट्स, जिसका स्वागत चंद्रबाबू नायडू ने किया। चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार के अहम हिस्सा है और बिल गेट्स का नाम एप्स्टीन फाइल में है। इस पर एआई समिट हो रहा है और समिट से अब भारतीय जनता पार्टी सूत्रों के हवाले से निकाल रही है कि बिल गेट्स को निमंत्रण नहीं किया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा, उनका नाम हटा दिया जाएगा क्योंकि वह एप्स्टीन फाइल में आए हुए हैं। तो क्या जो आ रहे हैं समिट में उनमें लोगों का नाम नहीं है एप्स्टीन फाइल में? क्या हमारे देश की सरकार का नाम नहीं है, मोदी का नाम नहीं है, हरदीप सिंह पुरी का नहीं है? यह चीजें हैं। जबकि बिल गेट्स की पत्नी ने भी उनको छोड़ दिया कि इतने घिनौने आदमी के साथ मैं नहीं रह सकता। अब चंद्रबाबू नायडू ने बिल गेट्स से किया, तो कल मैंने आप दर्शकों से सवाल खड़ा किया था कि क्या नरेंद्र मोदी के बगैर बिल गेट्स वहां पहुंच गए? और अब जब समिट में उन्हें नहीं बुलाया जाएगा तो फिर वह क्या आंध्र प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे? अब यहां पर बात उलझ गई है और सरकार के घिनौने चेहरे भी सामने आ रहे हैं और यह सारी चीजें भी आ रही हैं। अब यानी कि इसका मूल जो अंश है वह आप दर्शकों को बताऊं कि चंद्रबाबू नायडू और मोदी में अब टकराव इसको लेकर के बढ़ेगा। अब यह टकराव किस हद तक जाएगा यह वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस हमलावर है और बहुत हमलावर है। पवन खेड़ा ने इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे पवन खेड़ा ने खुलासे किए और एप्स्टीन फाइल पर लगातार पवन खेड़ा का खुलासा होता जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी जेडीयू में अब एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और नीतीश कुमार का भी फैसला भारतीय जनता पार्टी को चौंका रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला है। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार अपनी पार्टी के अंदर आरसीपी सिंह की एंट्री करने वाले हैं, जो बहुत षड्यंत्र के तहत आरसीपी सिंह को निकाला गया था, जिसका सूत्रधार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पर संजय झा और ललन सिंह ने यह कार्य भारतीय जनता पार्टी का किया था। मैं नहीं जानता इसकी सच्चाई क्या है क्योंकि इसके सबूत तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जिस तरह से आरसीपी सिंह गए थे वह इस बात का इशारा है कि वह बहुत परेशान होकर के तब गए थे और अब नीतीश कुमार उसी आरसीपी सिंह की एंट्री करने जा रहे हैं और संजय झा को दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि संजय झा का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अब नीतीश कुमार संजय झा को जेडीयू की तरफ से राज्यसभा नहीं भेजेंगे, यानी कि उनकी तख्तोताज के साथ साथ उनकी जो राज्यसभा की सदस्यता है वह भी खत्म हो जाएगी। अब ऐसे में संजय झा परेशान से है, बौखलाए हैं। वही संजय झा जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लगातार तोड़ने की भी कोशिश कर रहे थे और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लाने की भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से खासी नाराजगी नीतीश कुमार की बढ़ रही है और रास्ते अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में जो नीतीश कुमार फैसले ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के फैसले में अंतराल बहुत नजर आ रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है और नीतीश कुमार की जो सोच है मिल नहीं रही है, फैसले अलग हो रहे हैं, भले ही वह साथ है। अब ऐसे में
भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो रही है, क्योंकि 9 मार्च को संसद के अंदर वोटिंग भी होने हैं। और ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ जाएगी, तब फिर बड़ी दिक्कतें मोदी सरकार को आने वाली है। ओम बिरला की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो स्पीकर हैं उनकी सहजता बचेगी कि नहीं बचेगी, वह स्पीकर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सवाल इस पर उठ खड़ा हुआ है कि मोदी की सत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी, या सत्ता भी गवा बैठेंगे मोदी। क्योंकि बिल गेट्स अगर इन्वेस्टमेंट आंध्रा में करने से इनकार कर दिए तो वह केंद्र सरकार की वजह से होगा, और नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार में फैसले ले रहे हैं वह भी भारतीय जनता पार्टी के करतूतों के लिए होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को एग्जिट करके अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, और नीतीश कुमार 2030 तक कोई भी एग्जिट प्लान उनके पास नहीं है। वह सत्ता में ही रहना चाहते हैं और अपने बेटे को भी मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में दोनों सहयोगी दल, जो 2 बैसाखी नानी फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वह नानी फैक्टर अगर अलग होता है तो नाना कहीं घर का न घाट का कहीं का नहीं रह जाएगा। तब नरेंद्र वहां भी देश के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका के सामने सरेंडर है तो नरेंद्र को सत्ता छोड़ना पड़ जाएगा। यह नौबत और स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार का विमान क्रैश जो हुआ उस पर माहौल गर्मा गया है, और वह माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर बारामती जाते वक्त अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ था और उसके अंदर 3 धमाके हुए थे क्रैश होने के बाद, वह सवालों के घेरे में आ गए कि महाराष्ट्र सरकार आखिर क्यों जांच से भाग रही है और जांच की मांग हो रही है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनेत्रा पवार, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और शरद पवार की बैठक हो रही है, और उस बैठक में यह फैसला होगा कि दोनों एनसीपी एक हो। एनडीए गठबंधन जो महाराष्ट्र के अंदर है उसमें टूट संभव माना जा रहा है। ऐसे में एकनाथ शिंदे से भी टकराव जो बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि एकनाथ शिंदे को मेयर का भी पद नहीं मिला महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर, और महाराष्ट्र सरकार के अंदर भी सीएम का पद नहीं मिला। जबकि एकनाथ शिंदे 2.5 साल का फार्मूला दिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साम दंड भेदभाव से उनका समर्थन तो लिया, लेकिन उनको कुछ भी नहीं दिया। ऐसे में सुनेत्रा पवार अगर एनसीपी को शरद पवार के साथ मिला देती हैं तो यह निश्चित है कि एनसीपी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देगी। ऐसा शरद पवार ने पहले ही खुलासा कर दिया है। अजीत पवार के पार्टी एनसीपी के पास 40 विधायक और 1 सीट खाली हुई है। अजीत पवार की 40 विधायक और 1 सांसद है, जबकि एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक और 7 सांसद हैं। जैसे ही सुनेत्रा पवार की एनसीपी अजीत शरद पवार से मिलेगी, वैसे ही एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि शरद पवार तो मोदी सरकार को या फिर फडणवीस सरकार को समर्थन देंगे नहीं। ऐसे में एकनाथ शिंदे बार्गेनिंग के लिए तैयार बैठे हैं कि सीएम की कुर्सी दो वरना सरकार गिर जाएगी। ऐसा भी माहौल बना था कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी एक होने की बात कभी कभी कर रहे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे घर वापसी की भी बात चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि अजीत पवार घर वापसी के लिए तैयार थे। ऐसे में 97 विधायक और 8 सांसद भारतीय जनता पार्टी से दूर हो जाएंगे। महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली की कुर्सी भी संकट में आ जाएगी, क्योंकि 8 सांसद नरेंद्र मोदी को बहुत चोट पहुंचाएंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भी जब मुखरता बढ़ रही है और यह जो संपर्क एक दूसरे से था उसमें दरार पड़ रही है, और जैसे बिल गेट्स की बात मैंने आप दर्शकों को बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से स्वागत किया था, क्या चंद्रबाबू नायडू इस बात को नहीं जानते थे कि बिल गेट्स का एप्स्टीन फाइल में नाम है और 2600 बार से अधिक नाम है। कई बार उसके आइलैंड पे गए हैं, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, उनकी बीवी ने उन्हें छोड़ दिया है, यह सारी चीजें मालूम थी, फिर भी बिल गेट्स से का स्वागत हुआ। बिल गेट्स से सीधा संपर्क
चंद्रबाबू नायडू का तो नहीं हो सकता, भारत सरकार का होगा, और भारत सरकार के कहे अनुसार ही बिल गेट्स गए होंगे। लेकिन एआई समिट से बाहर करना मोदी के लिए संकट पैदा कर सकता है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू नाराज हुए, जो नाराज पहले से भी हैं, 1 फरवरी का अल्टीमेटम भी पूरा हो चुका है, तो चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद भी नरेंद्र मोदी के लिए संकट बन सकते हैं, टाटा बाय बाय कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के अलावा किसी चीज से कोई लेना देना है नहीं, और नरेंद्र मोदी के चरित्र का तो पता ही चल गया है। ऐसे में मोदी सरकार एक बार फिर संकट में गिरती नजर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू को चिंता इसलिए भी मोदी की नहीं है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू 2/3 बहुमत से आंध्र प्रदेश की सत्ता में। नीतीश कुमार बिहार में वही परिस्थितियां हैं। नीतीश कुमार ने भी, मोदी अगर साथ छोड़ते हैं, भाजपा साथ छोड़ती है, तो भी एक कंफर्टेबल सरकार वह विपक्ष के साथ चला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष को तोड़ने का आरजेडी को जो कोशिश थी, उसे नीतीश कुमार ने ही नाकाम कर दिया। और यह नीतीश कुमार साबित करते नजर आ रहे हैं कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार हैं, 5 सालों तक भाजपा विपक्ष को तोड़ नहीं पाएगी, और भाजपा का एक विकल्प विपक्ष के साथ में, उनके साथ हमेशा बना रहेगा। ऐसे में विपक्ष भी नीतीश कुमार के साथ तैयार है आने को, लेकिन नीतीश कुमार को किसका इंतजार है मैं नहीं जानता। लेकिन वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है, और जो परिवर्तन बिहार में होता हुआ राजनीति में नजर आ रहा है, वह नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के इशारे साफ हैं। वह उनके 12 सांसदों पर भारतीय जनता पार्टी कितना भी डोरे डाल ले, लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार खड़े हो जाएंगे, 12 के 12 सांसद नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से 38 सांसदों की कमी भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगी, और सरकार धरधरा करके गिर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े नहीं हैं, और भाजपा के अंदर भी नरेंद्र मोदी का बगावत तेज होते जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर के आंध्र प्रदेश, बिहार तक भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट ही है, और एक ऐसे मुहाने पर सरकार खड़ी है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, लेकिन एनडीए गठबंधन का दरार जो है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। और यह 30 सांसद, उस 37 से 38 सांसद उसके होश उड़ा रहे हैं। इन 38 सांसदों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रही है, और वोटिंग का वक्त 9 मार्च को तय हो गया है कि स्पीकर ओम बिरला पर चर्चा और बहस और वोटिंग 9 मार्च को पार्लियामेंट के शुरुआती दिन में ही होगा, जो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा रहा है। कई लोगों के इस्तीफे होने की भी संभावना है। इस पर बहुत महत्वपूर्ण है कि बिल गेट्स को लेकर के जो एआई समिट में तय समय से शामिल होंगे बिल गेट्स, ऐसा कहा जा रहा है। फाउंडेशन ने कहा निमंत्रण रद्द होने की खबरें अफवाह हैं। मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसा मैंने आप दर्शकों को कहा कि बिल गेट्स सीधा चंद्रबाबू नायडू से संपर्क नहीं हो सकता, कहीं न कहीं वह केंद्र सरकार के द्वारा ही बिल गेट्स का वहां स्वागत हुआ होगा। ऐसे में कहा जा रहा है बिल गेट्स इन एआई इम्पैक्ट समिट 2026। एआई इम्पैक्ट समिट में वेबसाइट से आज अचानक बिल गेट्स का नाम हटा दिया गया है। उनका नाम हटने के पीछे कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि गेट्स फाउंडेशन ने इन अटकलों पर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स का नाम एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रमुख अतिथियों की सूची से अचानक गायब हो गया है। खास बात यह है कि भारत द्वारा समिट की घोषणा के समय गेट्स का नाम प्रमुख मेहमानों में शामिल था। इससे यह अटकलें लगाई जाने लगी कि एप्स्टीन फाइल में नाम सामने आने के बाद गेट्स भारत का दौरा स्थगित कर चुके हैं। हालांकि गेट्स फाउंडेशन ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि वह समिट से शेड्यूल के अनुसार शामिल होंगे। लेकिन पवन खेरा ने इस सच्चाई को सामने रखा कि ऐसी क्या हो गई कि बिल गेट्स को नाम इस तरह से सूत्रों के हवाले से आ रहा है। यह सारी चीजें, वह सूत्र कौन है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है, आप दर्शक जान सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू का जब शिकंजा कसता है तो मोदी सरकार सीधी हो जाती है, और चंद्रबाबू नायडू का शिकंजा जैसे लूज होता है वह सबके ऊपर चढ़ाई करने लगती है। इस वक्त चंद्रबाबू नायडू
और नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे मोदी सरकार के लिए बहुत घातक साबित हो सकते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि वह जानते हैं कि यह सरकार बाज नहीं आएगी अपने आदतों से और इस सरकार को वही चीज भारी पड़ जाएगा। जैसे ही स्पीकर ओम बिरला को लेकर के चर्चा और वोटिंग होगा और सहयोगी अगर साथ छोड़े तो इस्तीफा कराना पड़ जाएगा, उसके बाद सरकार ही दांव पर लग जाएगी, क्योंकि मोदी बहुमत खो बैठेंगे। और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बगावत है, एक भारी मात्रा में इस्तीफे और भारी मात्रा में वॉकआउट हो सकता है, जो वोट नहीं करेंगे। मैं नहीं जानता, वक्त बताएगा, 9 मार्च को सब खुलासे हो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं यह भी डर है, इसीलिए बांग्लादेश भी नहीं गए, क्योंकि वह स्पीकर ओम बिरला को भेजे, किस हैसियत से भेजे यह देश और विपक्ष भी पूछ रहा है, लेकिन जवाब कोई नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से मोदी सरकार की राजनीति है इस वक्त और जिस दलदल में मोदी फंस चुके हैं, इससे निकलना बहुत मुश्किल माना जा रहा है। लेकिन इसी के तहत झारखंड से एक बड़ी खबर निकल करके आई। झारखंड ने एक इतिहास रचा जो बड़ी महत्वपूर्ण है। झारखंड देश में तीसरे सबसे कम बेरोजगारी वाला दर वाला राज्य बन गया। झारखंड रोजगार का रुझान तेजी से कृषि की ओर से बढ़ा है और इसमें कहा जा रहा है झारखंड जिसे पारंपरिक रूप से खनन और कृषि पर निर्भर राज्य माना जाता रहा, वहां सर्वेक्षण रिपोर्ट के आंकड़ों को चौंकाने वाले संकेत दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में रोजगार का रुझान तेजी से कृषि क्षेत्र की ओर बढ़ा है। अक्टूबर से दिनांक माह के कृषि क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी बढ़कर 50.4% हो गई है, जो पिछली जुलाई सितंबर तिमाही में महज 44.3% थी। इसी तरह औद्योगिक और खनन क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। यह आंकड़ा 29.2% से गिर करके अब 26.5% पर आ गया है। सेवा क्षेत्र में बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई है, जहां रोजगार की हिस्सेदारी 26.5 से घट करके 23% रह गई है। कहा यह जाता है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में झारखंड बहुत अव्वल पर आ गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 5% की बेरोजगारी, उड़ीसा के अंदर 4.6%, बिहार के अंदर 4.2%, पश्चिम बंगाल में 3.6%, लेकिन झारखंड में 3.2% की ही बेरोजगारी रह गई है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए एक नई चुनौती झारखंड देता हुआ नजर आ रहा है और झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी जो है वह कमाल करती हुई या लोगों की उम्मीदों पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। काश मोदी सरकार भी ऐसी कर पाई होती, जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, 12 सालों में 24 करोड़ लोगों को रोजगार दे दी होती। लेकिन रोजगार तो मिले नहीं, लेकिन करोड़ों रोजगार चले गए। और एआई समिट का जिसका ढिढोरा पीटा जा रहा है, इसी एआई के तहत 2030 से पहले तकरीबन 30 करोड़ लोगों की नौकरियां जाने के हड़कंप मचे हुए हैं। पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, लोग डरे हुए हैं और नरेंद्र मोदी एआई के नाम पर ढोल पीट रहे हैं, जबकि एक प्लम्बर का काम हमारा देश कर रहा है, जो जोड़ने का, अपना खुद का बनाने का नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहे कि आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।